टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा कि खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए खुल रही हैं नई संभावनाएं। सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि फर्स्ट विलेज के रूप में किया जा रहा है विकसित। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को दी मंजूरी। खाद्यान्नों का 100% और चीनी को 20% जूट की थैलियों में पैक करने का है प्रावधान और इससे घरेलू जूट उत्पादन को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है लाभार्थी। सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योजनाओं में अधिक किसानों को जोड़ने के लिए EKYC जैसी नई तकनीकों का कर रही है उपयोग। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने यूरोपीय संघ के कृषि मामलों के आयुक्त जानुज वोसीचोक्सी के साथ की बैठक। दोनों पक्षों के बीच खाद्य व्यवस्था, बाजार को खोलने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और कृषि नीतियों पर हुई चर्चा। करंदलाजे ने कहा कि कृषि को जलवायु से अप्रभावित बनाए रखने के लिए सरकार ने की है पहल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित इस साल के उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन इनके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। साथियों, आज हम न्यूट्रिशन के नाम पर, और मैं तो देखता हूं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के यहां भोजन के लिए चले जाइए, उसके डाइनिंग टेबल पे भांति भांति की चीजें पैकेट पड़े होते विदेशों से आए हुए, और वो पैकेज फूड का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं, जबकि हमारे देश, और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रिच है, खाना शुरू, आयरन रिच है खाना, कोई इंक्वायरी नहीं करता, बस लिखा है हो गया, और मेड इन फलाना देश है, बस मारो थप्पा। अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूड है जो कहीं अधिक न्यूट्रिशियस है। हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। यही उत्तराखंड में ही ऐसे आयुष है जुड़े ऑर्गेनिक फल सब्जियां जुड़े उत्पादों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। एक किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले कुछ समय में इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में
2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोकल हैं, लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट पारंपरिक रूप से बनाते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सीमावर्ती गांव को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दे दी है। जूट वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकार्य किए गए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड के अनुसार खाद्यान्नों का 100% और चीनी के 20% मात्रा को अनिवार्य रूप से जूट की थैलियों में पैक करने का प्रावधान है। इस प्रावधान से घरेलू जूट उत्पादन को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा।
जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत 4 लाख श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी और साथ ही लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका का समर्थन करेगी। और इसके अलावा ये पर्यावरण की रक्षा में भी मदद करेगा। जूट उद्योग सामान्य रूप से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। भारत सरकार लगभग 12,000 करोड़ मूल्य के जूट सैकिंग बैग खरीदती है, जो जूट किसानों और श्रमिकों की उपज के लिए बाजार सुनिश्चित करता है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा है कि वे पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योजना में अधिक किसानों को जोड़ने के लिए किसानों के चेहरे की पहचान और आधार पहचान आधारित EKYC जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और पहली बार पीएम किसान योजना प्रारंभ हुई और 2019 के अंदर जो प्रारंभ हुई तो लगभग उसके अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3 किस्तों के अंदर 4 किस्त के अंदर ये पैसा किसान सम्मान निधि का 3 किस्त में किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये जाता है। और इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि इसमें सदस्यों की कम होना, पीएम किसान सम्मान निधि की जो प्रारंभ में जो सदस्य थे वो पूरे जो सदस्य राज्य सरकार की ओर से जो डेटा आए थे वो पूरे आए और उसमें उस समय किसान सम्मान निधि का पैसा उनको रिलीज हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसा कि जो अपात्र किसान थे उनको भी पैसा वो मिल गया। उसके बाद में हमने आधार से लिंक किया, उस आधार लिंक की वजह से कुछ नाम कम हुए और उसके बाद में हमने उसको EKYC के माध्यम से जोड़ा ताकि फेस ऑथेंटिकेशन से भी उनका किया गया। तो उसके बाद में जो पात्र किसान हैं उनकी संख्या है वो आज लगभग जैसा कि 8.12 करोड़ किसान हैं जो पात्र। और इसमें हम लगातार राज्य सरकारों से ये संपर्क में है कि जो पात्र किसान पीछे रह गए हैं और उनको अगर ऐसे कोई पात्र किसान हैं और वो वास्तव में वंचित है तो EKYC के माध्यम से आधार लिंक करके वो नाम तुरंत भारत सरकार को भिजवाए ताकि हमारे जितने भी किसान हैं जो ऐसे वंचित रहे उन किसानों को हम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सकें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के कृषि मामलों के आयुक्त जानुज वोसीचोक्सी के साथ नई दिल्ली में बैठक की। दोनों पक्षों के बीच खाद्य व्यवस्था, बाजार को खोलने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में कृषि नीतियों और पहलों पर चर्चा हुई। करंदलाजे ने कहा कि कृषि को टिकाऊ और जलवायु से अप्रभावित बनाए रखने के लिए सरकार ने हाल ही में कई पहलें की हैं। इनमें राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि नवाचार स्कीमें शामिल हैं। वोसीचोक्सी ने G20 की सफल अध्यक्षता के लिए भारत को बधाई दी और कहा कि आपसी हित के मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त कार्यदल की व्यवस्था आवश्यक है। COP28 के इंडिया पवेलियन में पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पर युवा कार्रवाई कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के साथ COP26 में शुरू की गई मिशन लाइफ पहल ने युवा पीढ़ी के बीच सतत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए गति पकड़ ली है। COP28 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने तत्काल जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु संकट के स्थायी समाधान निकालने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए प्रौद्योगिकी और पर्यावरण चेतना के अंत संबंध पर प्रकाश डाला और साथ ही उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए युवा जलवायु नेताओं को धन्यवाद दिया।
मौसम विभाग ने रविवार तक केरल में फिर से वर्षा की संभावना जताई है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान केरल तथा लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और कहीं कहीं गरज के साथ आंधी आने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के अलग अलग इलाकों में 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहने के अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना व्यक्त की है। और बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। संकल्प यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान किसान न सिर्फ उन्नत खेती की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मौके पर ही उन्हें ड्रोन का प्रशिक्षण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में आयोजित की जा रही है। बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। गांगेय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ और धन और धान से भरपूर है। किसान परिश्रम करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि में उन्नत तकनीक अपनाकर न सिर्फ किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि इससे उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक उद्देश्य में किसानों की आय बढ़ाना भी शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आईईसी वैन के जरिए बिहार के गांवों में भ्रमण के दौरान लोगों को न सिर्फ ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें नैनो यूरिया के छिड़काव और फसल सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। ड्रोन को लेकर ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। 2000 मिलता है, का महीना का, साल में का साल में कितना मिलता है? 6000। किसान उत्पादन संघों की स्थापना में भी केंद्र सरकार ने अहम किरदार अदा किया है। ऐसे ही एफपीओ से जुड़े औरंगाबाद के किसान अभय कुमार को कृषि यंत्रों की खरीद में आसानी हुई है। हम लोग भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई होती है, हम लोग एफपीओ के माध्यम से नबार्ड के ओर से हम लोग एफपीओ बनाया गया है। उसके माध्यम से हम लोग को एफपीओ में जो है ट्रैक्टर आपको हो गया, फिर ये रोटावेटर आता है, उसके बाद धान झाड़ने वाला मशीन आता है जो थ्रेसर उसको बोला जाता है, वो है। उसके बाद रबी बुनने वाला मशीन है। जो भी सरकार के तरफ से योजना आ रहा है उसको हम लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। किशनगंज के एजाज आलम ने बागवानी योजना के तहत फलदार पेड़ लगाए हैं, जिनसे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। वृक्षारोपण का लाभ मिला है। जो हम फल का पेड़ लगाए हैं, जो कि लगा के 1824 रुपया मिल रहा है हमको पर मंथ, और आगे 5 साल तक मिलेगा। और इस फल से हम बेच के अपना जीवन पालन पोषण करेंगे। बहुत बढ़िया स्कीम है, मैं इससे खुश हूँ। सफलता की कहानियां अनेक हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से न सिर्फ हमें लाभार्थियों की संतृप्ति के स्तर का पता चल रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं से छूट गए लोगों को इनका लाभ देकर समावेशी विकास के सपने को साकार करने में भी मदद मिल रही है। पटना से सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। सम्मान करेंगे नागरिक होने का। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 7 दिसंबर को यहां अरहर के सौदे 8,860 रुपए के भाव पर हुए। 8 दिसंबर को भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,850 रुपए पर आ गया।
गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के भाव नीचे आए। 7 दिसंबर को यहां अरहर का भाव रहा 10,050 रुपए। 8 दिसंबर को भाव 175 रुपए टूटकर 9,875 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 7 और 8 दिसंबर को यहां अरहर के सौदे 10,500 रुपए के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के भाव कुछ नरम हुए। 7 दिसंबर को यहां अरहर का भाव रहा 9,200 रुपए। 8 दिसंबर को भाव 100 रुपए टूटकर 9,100 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर की अनाज मंडी में इस दौरान भाव में गिरावट आई। 7 दिसंबर को यहां अरहर का भाव रहा 9,850 रुपए। 8 दिसंबर को भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,820 रुपए पर आ गया। अरहर की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वही बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में आलू के भाव में तेजी रही। 7 दिसंबर को आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। 8 दिसंबर को भाव में 250 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 1,750 रुपए पर जा पहुंचा। जम्मू कश्मीर की नरवाल जम्मू मंडी में इस दौरान भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 7 और 8 दिसंबर को यहां आलू का भाव 1,200 रुपए के स्तर पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी इस दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहां 7 दिसंबर को आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। 8 दिसंबर को भी भाव बिना किसी उठापटक के 1,400 रुपए पर ही रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान आलू के भाव कुछ तेज हुए। 7 दिसंबर को यहां आलू के सौदे 800 रुपए के भाव पर हुए। 8 दिसंबर को भाव 100 रुपए तेज होकर 900 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भी इस दौरान आलू के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 7 दिसंबर को यहां आलू के सौदे 810 रुपए के भाव पर हुए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 815 रुपए के भाव पर हुए। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में गेहूं की बुआई करें, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करें। अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल लें। प्याज की रुपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बिहार में लाल मिर्च और बैंगन के खेत में निराई करते रहें। किसान राई की बुआई करें। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर लें। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैंगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। धनी
की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्थक वैश्विक संसाधन केंद्र और विकलांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज दिव्यांगजन हर काम में सफलतापूर्वक करने में सक्षम हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के जुहू बीच पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने वहां चल रहे स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। आतंकी साजिश के खिलाफ एनआईए पूरी तरह से एक्शन में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 45 ठिकानों में छापेमारी की है। एजेंसी के अधिकारियों ने कर्नाटक में और महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे और भयंदर में रेड की है और जांच में भारत के भीतर आईएसआईएस की चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करने वाले आरोपियों के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कोप 28 की मेजबानी करने के बाद अरब अमीरात के राजदूत ने भारत के 2028 में कोप 30 की मेजबानी की संभावनाओं पर शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कोप 28 में G20 के परिणामों पर प्रगति करने के अपने उद्देश्यों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निचली मंगनार ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ब्रिज घाट पर साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। 7 समंदर पार हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर विदेशी रंग बिरंगे पक्षी ब्रिज घाट पर पहुंचकर अटखेलियां लगा रहे हैं और साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के सीजन में 4 महीने ब्रिज घाट गंगा में प्रवास करते हैं। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 11 दिसंबर को तय होने की उम्मीद है। 11 तारीख को शाम करीब 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को राज्य में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।
उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 जारी है। ये समापन समारोह में शामिल होंगे। सम्मेलन में कुल 8 सत्र हैं। इस सम्मेलन में देश दुनिया के 5000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी विकास ट्रस्ट और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज समानीकरण योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है और इससे चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी MSME निर्माता निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा दरों पर शिफ्ट ये योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी और शुरुआत में 5 वर्षों के लिए वैध थी। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना एवं दर्शन किए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।